हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जिसका एक पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 वीडियो हम पहले कर चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम कुछ आगे के कुछ एक पॉइंट पर बात करेंगे। 3-4 पॉइंट हैं जिन पर हमें एक एक करके डिस्कस करना है, जिसमें हमें जानना है सबसे पहले कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि जो उद्योग होते हैं, उद्योग धंधे, उद्योग कारखाने कहाँ स्थापित किए जाएं, ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जिनको ध्यान में रखकर कोई उद्योग या कारखाना, फैक्ट्री वहाँ पर स्थापित की जाती है। तो यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स दे रखे हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखेंगे तो उसके आधार पर हम एक उद्योग को स्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एक है कच्चा माल, यानी कि हम उद्योगों को या कारखानों को वहीं स्थापित करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे जहाँ पर क्या होता है कि कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर ऐसे स्थानों पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर उद्योगों को स्थापित करने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो चलिए, तो पहला हो गया हमारा कच्चा माल। दूसरा आता है श्रम, यानी कि लेबर। उद्योग कारखानों को जहाँ पर स्थापित किया जाता है, जहाँ पर सस्ती दर पर लेबर हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए और वो लेबर के जरिए हम उद्योगों में काम करवा सकते हैं। तो लेबर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। और है पूंजी। पूंजी के बिना तो कोई उद्योग चल ही नहीं सकता। तो किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, किसी उद्योग को स्थापित करने के लिए पूंजी यानी धन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बाजार, अगला पॉइंट आता है बाजार, यानी हमने उद्योग कारखाना स्थापित कर लिया, उसमें प्रोडक्शन भी करना शुरू कर दिया, लेकिन जब बाजार नहीं होगा, यानी उसमें जो माल बनेगा उसकी सप्लाई नहीं होगी, तब तक हमारा उद्योग आसानी से चल नहीं पाएगा। इसलिए जो सामान उद्योग में बनेगा उसके लिए मार्केट होना चाहिए जिसमें उसको बेचा जा सकता है। अगला पॉइंट है जल, यानी किसी भी उद्योग कारखानों को स्थापित करने के लिए हमें जल की अवस्थिति को भी ध्यान में रखना होता है। जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है वहाँ पर उद्योग कारखानों को स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट है संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। संचार भी आज के समय में एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है। अगर आप उद्योग कारखाना स्थापित करते हैं तो कनेक्टिविटी के लिए आपके लिए संचार व्यवस्था सुचारू रूप से रखनी पड़ेगी। तो संचार भी एक बहुत ही जरूरी पॉइंट होता है। परिवहन, यानी कि परिवहन भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप जहाँ भी उद्योग या कारखाना स्थापित करेंगे वहाँ पर माल को लाने के लिए और वहाँ से माल को सप्लाई करने के लिए परिवहन की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में परिवहन भी उद्योगों को स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाता है। अगला पॉइंट है भूमि। भूमि तो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हमें कोई अपना उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए हमें कुछ ज़मीन चाहिए और वो ज़मीन ही भूमि होती है। तो भूमि मोस्ट इम्पोर्टेंट से फैक्टर होता है किसी भी कारखाने को स्थापित करने के लिए। और होता है विद्युत। बिना विद्युत के कारखाने कैसे चलेगा, बिना विद्युत के हमारा उद्योग कैसे चलेगा। तो आज के समय में तो उद्योग में विद्युत का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारे कार्य जो होते हैं वो विद्युत के जरिए ही किए जाते हैं। और एक पॉइंट और आता है लास्ट में, वो है सरकार की नीतियाँ। यानी सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, बहुत ही आसान और सरल होनी चाहिए, जिससे उद्योग स्थापित करने में ज़्यादा आसानी हो। कुछ तरह से जो सरकार होती है कुछ तरह से राहत भी देती है। जैसे ऐसे इलाकों में उद्योग कारखाने स्थापित करना जहाँ पहले से कोई ज़्यादा उद्योग नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर सरकार क्या करती है, कुछ नीतियों में भेज देती है। जैसे विद्युत का सस्ता कर देना, मार्गों का अच्छा कर देना, जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग कारखाने स्थापित किए जा सकें। इसके लिए सरकार अपनी नीतियों में कुछ ढील देती है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो किसी एक कारखाने की स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो कारखाना लगाने से पहले, उद्योग लगाने से पहले इन सभी चीज़ों पर बड़े पैमाने पर डिस्कस किया जाता है, सर्वे किए जाते हैं और उसके बाद कारखाने को या उद्योग को स्थापित किया जाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा औद्योगिक तंत्र। तो औद्योगिक तंत्र क्या होता है? उद्योग तंत्र में बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है निवेश, दूसरा होता है प्रक्रम और अगला होता है निर्गत। तो औद्योगिक तंत्र यानी कारखाना सिस्टम जो होता है
उसमें 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला, निवेश, यानी कि कोई भी कारखाना या उद्योग हम लगाते हैं तो उसमें हमें निवेश करना पड़ता है। निवेश क्या क्या करना पड़ता है? हमें कच्चा माल, क्योंकि उद्योग कारखाना बनाएंगे तो उसमें कोई तो माल आएगा, कच्चा माल आएगा जिसका हम प्रोसेस करेंगे, और श्रम, लोगों को लगाएंगे, लोग उसमें कार्य करेंगे, और भूमि क्या है, भूमि का निवेश करना पड़ेगा हमें। उद्योग कारखाना जहाँ स्थापित करना पड़ेगा वो भूमि है, वो हमें खरीदनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, उसकी जो कॉस्ट है वो भी निवेश के रूप में हमें लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जल जो होता है, उद्योग कारखाने के लिए जल की व्यवस्था करना भी एक तरह से निवेश के अंतर्गत आता है। परिवहन, ये भी माल को ढुलाई के लिए हमें जरूरी होता है, इसका भी हमें निवेश करना पड़ता है। विद्युत का सेटलमेंट भी हमें करवाना होता है, और हमें कारखाने की जो बिल्डिंग तैयार करनी होती है, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग तैयार करनी होती है, ये सभी क्या होते हैं, एक उद्योग कारखाने को लगाने में, चालू करने में एक निवेश के रूप में तौर किए जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो माल में लगती हैं, यानी माल बनाने में हमारी खर्च हो जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो स्थायी तौर पर एक बार हमने बना ली तो लगातार कई वर्ष तक हमारे लिए कार्य कर सकती है। जैसे बिल्डिंग को बार बार तो बनाना नहीं पड़ता, एक बार जब उसको हम बना लेंगे तो हमारा ये सिस्टम खत्म हो जाएगा और कई साल तक हम इसमें कार्य करते रहेंगे। और इसी तरह से हम देखें, जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ये हमें जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसी में बनाने में खर्च हो जाएगा, और उसके बाद इसकी बिक्री के बाद हम और पैसा कमाएंगे, और उसके बाद जो पैसा आएगा उससे फिर से हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो इस तरह से स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी, दो तरह की हमें जरूरत होती है। अब इतना सारा निवेश करने के बाद हम क्या करते हैं, प्रक्रम करते हैं, उस निवेश पर प्रोसेस करते हैं, क्रिया करते हैं। यानी कि प्रक्रम में कई सारे क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इस क्रियाकलापों में होता क्या है कि जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास था, उस रॉ मटेरियल का प्रयोग करते हैं हम कच्चे माल के रूप में, और मशीनों के द्वारा उस पर कई सारे प्रक्रम करते हैं, और प्रक्रम करने के बाद हम एक परिष्कृत माल तैयार कर लेते हैं, यानी एक तैयार माल हम बना लेते हैं, और उसके बाद उसको हम निर्गत कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो अंतिम जो पड़ाव होता है उद्योग तंत्र का, वो होता है निर्गत, यानी कि उसमें उत्पाद बनकर तैयार हो जाता है, और इसी को कहते हैं हम अंतिम उत्पाद। और यही उत्पाद क्या होता है, हमारे लिए लाभ अर्जित करता है। जब ये उत्पाद बाजार में बिकने के लिए जाता है तो यही हमारे लिए लाभ अर्जित करता है। तो एक उदाहरण से देख लेते, समझ लेते हैं। एक सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं हम। तो सूती वस्त्र उद्योग में होता क्या है, सूती वस्त्र उद्योग में हम सबसे पहले कच्चे माल के रूप में कपास का प्रयोग करते हैं, मानव श्रम का उपयोग करते हैं, कारखाना बनाते हैं, और परिवहन, इतनी सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं सूती उद्योग कारखाना बनाने में। और उसके बाद आता है उस पर प्रोसेस का मतलब उसमें हम उस पर क्रियाएं करते हैं। जो कपास आई उसकी हम उठाई करते हैं, कटाई करते हैं, बुनाई करते हैं, और उसके बाद फिर उस पर छपाई करते हैं। जब वो कपड़ा बुन जाता है तो उसकी छपाई करते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्रक्रम होते हैं, प्रोसेस होते हैं उस पर। और उसके बाद निर्गत होता है, यानी वस्त्र बन के तैयार हो जाता है। कमीज मान लो, जो कपास से हमने क्या की, तैयार की, और ये ही हमारा क्या है, अंतिम उत्पाद है। और इसी उत्पाद को हम क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। बेचने के बाद हमारे लिए जो फायदा होगा, लाभ होगा, वो हमारे उद्योग का लाभ कहलाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उद्योग तंत्र में 3 चरण होते हैं, पहला निवेश का, दूसरा प्रक्रम का, और तीसरा निर्गत का। इस तरह से एक प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है किसी भी उद्योग या कारखाने में। आगे हम देखें कि अब औद्योगिक प्रदेश क्या होते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो औद्योगिक प्रदेश का विकास उस स्थान पर होता है जहाँ पर कई सारे उद्योग कारखाने जब पास पास आ जाते हैं, बहुत ही क्लोजली जब होते हैं, तो एक ऐसा औद्योगिक तंत्र विकसित हो जाता है, औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसका लाभ एक दूसरे उद्योग आपस में ले सकते हैं। जैसे एक बात पर गौर करिए कि जैसे एक हम लोहा अयस्क की खान है, और उसी के पास हम क्या करते हैं, वहाँ से लोहा अयस्क निकल के आता है, वहीं पर कारखाना बना लेते हैं लोहे का, और वहाँ से लोहे का शोधन होता है। उस लोहे का शोधन के बाद जब वो लोहा तैयार होता है तो वहीं पास में कोई दूसरी कंपनी या दूसरी फैक्ट्री है जो उस लोहा निकलता है, उस लोहे का प्रयोग करती है, और उस लोहे के प्रयोग से वो कई सारे आइटम्स बनाती है। और उसके बाद जब वो आइटम्स बन के तैयार हो जाते हैं तो वो किसी दूसरे उद्योग में कार्य करते हैं।
तो यानी कि औद्योगिक प्रदेश का मतलब है बहुत सारे उद्योग पास पास होना, और पास पास होने की स्थिति के आधार पर वो एक दूसरे से लाभ कमाना, यानी कि एकता का फायदा उठाना, तो उसे हम औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। विश्व में औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो कई उद्योग क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। जैसे हम देखें पूर्वोत्तर अमेरिका, अमेरिका का जो पूर्वी भाग है वो भी पूरी तरह से एक औद्योगिक प्रदेश है। वहीं हम बात करें यूरोप की, तो पश्चिमी और मध्य यूरोप जो है वो भी औद्योगिक क्षेत्र है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर औद्योगिक कारखाने आते हैं, और औद्योगिक क्रांति भी यूरोप में हुई थी, तो यहाँ पर तो बड़े पैमाने में उद्योग पाए जाते हैं। इसी तरह से हम देखें पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप भी क्या है, पूर्वी यूरोप और जो एशिया वाला जो भाग है वो भी क्या है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। और इसी तरह से हम देखें पश्चिमी जो पूर्वी एशिया है, पूर्वी एशिया, वहाँ पर भी औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं इन क्षेत्रों में, इसीलिए इनको क्या करते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। औद्योगिक प्रदेश ये स्थित कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ये बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। आप गौर करेंगे, आप देखेंगे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये हमारी भूमध्य रेखा बीच वाली जो सेंट्रल लाइन है वहाँ से हम इधर वाली साइड में देखेंगे 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये वाला क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ से आप 66.5 पर इधर जाएंगे और 66.5 पर इधर जाएंगे, तो यहाँ पर जो ये स्थान है ये वाला स्थान आता है शीतोष्ण प्रदेश। तो इन वाले क्षेत्रों में, शीतोष्ण प्रदेश क्षेत्रों में क्या होता है, ये उद्योग क्षेत्र बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो शीतोष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर ये औद्योगिक प्रदेश अधिकतर पाए जाते हैं। और बात करें तो और कहाँ पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं जहाँ पर समुद्री बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर माल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। तो ऐसे स्थानों पर भी औद्योगिक जो प्रदेश हैं वो पाए जाते हैं। और बात करें और कहाँ पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं कोयले की खानें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर भी औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, क्योंकि कोयले का उपयोग औद्योगिक कारखानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके आधार पर औद्योगिक खानें जहाँ होती हैं वहाँ पर भी औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में औद्योगिक प्रदेश कहाँ कहाँ पर है। तो भारत में कई सारी जगह पर औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा मुंबई पुणे समूह। मुंबई और पुणे का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो उद्योग पाए जाते हैं उसे हम मुंबई औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु का पूरा क्षेत्र है वो पूरा का पूरा औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग कारखाने स्थापित हैं। वहीं हम बात करें, अगला पॉइंट है जो है तमिलनाडु प्रदेश। तमिलनाडु का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर उद्योग पाए जाते हैं, उद्योग कारखाने स्थापित हैं, इसलिए इसको हम तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। वहीं हम बात करें हुगली प्रदेश, हुगली नदी के आसपास जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो वहाँ भी वो पूरा का पूरा एरिया एक तरह से प्रदेश के रूप में आता है, औद्योगिक प्रदेश के रूप में आता है। ये देखें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है अगला पॉइंट, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश। अहमदाबाद और बड़ौदा के बीच में बड़े पैमाने पर उद्योग कारखाने स्थापित हैं, तो इसलिए इस पूरे रूट को बोला जाता है अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश। वहीं बात करें छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, हमारा जो झारखंड है और बिहार है वहाँ के बीच में एक कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर बड़े पैमाने पर कोयले की खानें हैं, लोहे की खानें हैं, तो वो पूरा का पूरा क्षेत्र वहाँ पर बहुत ही उद्योग कारखाने हैं, तो इसलिए इसको छोटा नागपुर का औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। इसी तरह से हम देखें अगला, ये है विशाखापट्टनम और गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ये भी विशाखापट्टनम और गुंटूर क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर उद्योग कारखाने स्थापित हैं, इसलिए इसको विशाखापट्टनम गुंटूर उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ये एक पूरा का पूरा रूट है जहाँ पर बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं। एक और ये है कोल्लम और
तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम के मध्य में भी बड़े पैमाने पर औद्योगिक कारखाने स्थापित हैं, इसीलिए इसको कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इस तरह से ये हमारे भारत में औद्योगिक प्रदेश हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो ये बड़े पैमाने पर यहाँ पर उद्योग कारखाने स्थापित हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एक पॉइंटों का डिस्कशन किया कि हमारे औद्योगिक कारखानों को कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वहीं उद्योग तंत्र क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, उनके बारे में हमने जाना। और वहीं पूरा का पूरा प्रदेश, विश्व में कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में, और भारत में कौन कौन से हैं। आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी एशियाई औद्योगिक क्षेत्र, और यहाँ पर कुछ और औद्योगिक क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से विश्व भर में जो औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं वो ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे। अब हम एक अगला पॉइंट जान लेते हैं, ये है औद्योगिक आपदा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक पूरी दुनिया में, भारत में भी हैं, इनमें आए दिन कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती है, उद्योगों में होती है, तो उसको हम कहते हैं औद्योगिक आपदा, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। उद्योगों में जब बड़े पैमाने पर कोई दुर्घटना घटित होती है तो हम उसे औद्योगिक दुर्घटना या औद्योगिक आपदा के नाम से जानते हैं। यह जो आपदा है या यह जो दुर्घटना होती हैं, ये उद्योगों में किसी एक टेक्निकल फॉल्ट के कारण हो सकती है, या कोई मशीनरी या मशीनों का पार्ट्स खराब होने के कारण हो सकती है, या फिर कोई सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण हो सकती है, आग लगने के कारण हो सकती है। तो इस सभी के कारण उद्योगों में इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इन्हीं घटनाओं को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक आपदा या इंडस्ट्रियल डिजास्टर के नाम से हम जानते हैं। इसी तरह की एक अभी तक उद्योगों में सबसे बड़ी एक घटना घटी हमारे भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को सुबह 3 बजे, जब सभी लोग सो रहे थे। उसी समय एक कंपनी थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, और ये अमेरिका की कंपनी थी जो कीटनाशकों का निर्माण करती थी। कीटनाशकों का निर्माण करती थी। इस कंपनी में लीकेज हो जाता है, और लीकेज होने पर हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज होने के कारण पूरे उस क्षेत्र में फैल जाती है, और फैल जाने के कारण ये इतनी घातक होती है, इतनी ज़्यादा नुकसानदायक होती है कि लोग इससे बड़े पैमाने में मारे जाते हैं। 1989 को भारत सरकार की एक रिपोर्ट आती है जिसमें 35,598 लोगों के मारे जाने की बात की पुष्टि की जाती है कि इस जो त्रसदी थी, भोपाल त्रसदी के नाम से इसे हम जानते हैं, और इसमें लगभग 36,000 लोग क्या हो गए, मारे गए। तो ये औद्योगिक क्षेत्र की सबसे बड़ी त्रसदी के रूप में जानी जाती है। आज तक हमने देखा जो लोग यहाँ पर बच गए इस आपदा में, उनके जो बच्चे हैं उनमें अभी तक इस घटना के कारण उनके बच्चों में अपंगता पाई जाती है। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी इस घटना का असर आता है। इसी तरह से एक और घटना घटी जो चीन की है। 25 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ चेंगजिंग में ये घटना घटित होती है। यहाँ पर गैस कूप में विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के कारण यहाँ पर 343 लोग मारे जाते हैं, और इस दुर्घटना के कारण 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ भी ये त्रसदी होती है, और 64,000 लोगों को करीब यहाँ से विस्थापित किया जाता है, दूसरे क्षेत्रों में उनको स्थापित किया जाता है। तो यहाँ भी यही क्रम है कि यहाँ भी जो बच्चे हैं जो बच गए उनमें आँखों में परेशानी, सुनने में परेशानी, उनके जो हाथ पैरों में है विकलांगता, इस तरह की कई सारी घटनाएं अब भी देखने को मिलती हैं। अब ये इंडस्ट्रियल आपदा आती है, इससे बचाव की कोई क्रिया है, इससे किसी तरह से बचा जा सकता है।
तो जोखिम को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं कि हम औद्योगिक आपदा से कुछ बच सकते हैं। तो इसके लिए कुछ उपाय हैं, जैसे कि घने आवासीय क्षेत्रों में हमें इस तरह के औद्योगिक क्षेत्रों को स्थापित नहीं करना चाहिए। जहाँ पर घनी आबादी में लोग रहते हैं तो वहाँ से हमें औद्योगिक क्षेत्रों को दूर जाकर क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। और साथ ही साथ जहाँ पर भी उद्योग क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, उद्योग कारखाने स्थापित किए जाते हैं, तो वहाँ जो भी जनता या जो भी लोग रहते हैं उन्हें इस सभी के बारे में पहले से जागरूक करना चाहिए कि उद्योगों के आसपास इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इसके लिए वो पहले से सचेत रहें, तैयार रहें ऐसी घटनाओं के लिए। अगला है आग की चेतावनी। होता है औद्योगिक कारखानों में बड़े पैमाने पर कभी कभी आग लग जाती है, तो क्या होना चाहिए, वहाँ आग जब लगे तो उसकी चेतावनी के लिए एक हॉर्न या कोई सायरन बजना चाहिए, जिससे कि लोग सचेत हो जाएं कि आग लग गई। और वहाँ पर आग को बुझाने वाले जो उपकरण होते हैं वो भी तैयार होने चाहिए। साथ ही विषैले पदार्थों का भंडारण के लिए एक स्थान निश्चित करा जाना चाहिए, कोई नियम होना चाहिए, क्योंकि औद्योगिक कारखानों में बड़े पैमाने पर विषैले पदार्थ निकलते हैं जिनको आए दिन नदियों में, तालाबों में या जहाँ कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे जो बड़े पैमाने पर दूषित होने के कारण गैसें निकलती हैं वो भी लोगों के लिए हानिकारक हो सकती हैं। और अगला पॉइंट है प्रदूषण को नियंत्रण। उद्योग कारखानों से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं जिसके कारण बहुत सारा हमारा जो वातावरण है वो दूषित होता है, और वो दूषित वातावरण जो है लोगों को भी इफेक्ट करता है। इसलिए इस पर भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। कि अब आप समझ गए होंगे कि औद्योगिक आपदा क्या होती है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। आई होप कि आपको ये सारी जो डिटेल्स जानकारी मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताई आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप कि आप अगर आपको ये जानकारी मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू, धन्यवाद।